सो वेलकम बैक टू माय चैनल कंसेप्ट्स इन डिटेल। आज हम करेंगे सिस्टम ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। सो बेसिकली आज के टॉपिक में हम इसकी इंट्रोडक्शन, मीनिंग और इसके मेथड्स करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स भी करेंगे बट मैं वो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी बिकॉज द वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर इंट्रोडक्शन। सो बेसिकली इन्होंने इंट्रोडक्शन में ये कहा है, कहते कि हमें पता है कि जो आज के टाइम पे जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो किसका खेल है, वो स्ट्रगल फॉर पावर का ही जो वो पूरा खेल है। कहते जो स्ट्रगल फॉर पावर है वो चलता ही रहता है। हर एक जो है कंट्री वो एक पावरफुल कंट्री बनना ही चाहती है, तो इसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा जो मीन्स जो है वो ट्राई करती हैं। बट कहते अगर ये जो स्ट्रगल फॉर पावर पर जो अगर चेक ना किया जाए, मतलब उसको देखा ना जाए, तो वो धीरे धीरे क्या बन जाती है, एक वॉर बन सकती है और एक अनार्की इन द वर्ल्ड बन सकती है। तो जो स्ट्रगल फॉर पावर है, कहते उस पर जो है एक चेक करना है, उस पर हर बार जो है उस पर चेक करना ज़रूरी होता है कि किस तरह से बढ़ रही, मतलब किस तरह से स्ट्रगल हो रहा है, ज़्यादा तो नहीं हो रहा, मतलब ज़्यादा वेपन्स वगैरह ज़्यादा पावरफुल तो नहीं बन रहे। तो कहते हैं एक बैलेंस होना सिस्टम में ना, बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है, सो दैट की जो पावर है ना वो एक बैलेंस में रहे। ज़्यादा अगर पावर किसी के पास हो गई तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। वॉर ऑब्वियस, अगर किसी भी कंट्री के पास बहुत ज़्यादा पावर्स आ गई, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनके पास बहुत ज़्यादा जो है आर्म्स वगैरह पावरफुल आ गई, ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो कंट्री पूरी अनार्की टाइप बन जाएगी। मतलब पूरे जो है वर्ल्ड पर उसी का ही जो है बोलबाला होगा, उसकी जो है सभी को बातें माननी पड़ेंगी, है ना। तो वो एक ही धमकी देगा कि नहीं, मैं अब आपके ऊपर जो है अटैक कर दूंगा, है ना। तो अगर ऐसा नहीं भी, अगर किसी ने बात नहीं मानी तो वो उसके ऊपर अटैक भी कर देगा, तो वॉर भी हो जाएगी, है ना। तो कहते हैं इस पर चेक करना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कहते हैं एक फेमस स्कॉलर है कौटिल्य, आपने नाम सुना होगा, है ना। तो उन्होंने जो है अपनी ये आप ज़रूर लिखना और इसको अच्छे से हाईलाइट करना, जैसे इन्होंने भी कौटिल्य का वर्ड जैसे बोल्ड किया हुआ है ना, तो आपने भी क्या करना, उसको या ब्लैक पेन से लिखो ये पूरी लाइन को, तो या फिर अंडरलाइन करो, सो दैट की जो है एग्जामिनर को जो इस पर जो है पूरी जो है एग्जामिनर को पता लगे कि आपने कुछ डिफरेंट लिखा है या कुछ आपने अलग चीज़ लिखी है ना, जिस पे आप चाहते हो कि एग्जामिनर देखे। तो हाईलाइट करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो उसने कहती है अपनी फेमस बुक का नाम भी जरूर लिखना, अर्थशास्त्र। तो कहते हैं अर्थशास्त्र, जैसे इकोनॉमिक्स को हिंदी में भी अर्थशास्त्र बोलते हैं ना, तो अर्थशास्त्र बुक में उसने लिखा है कि कैसे, जो उसने सुजेस्ट किया है कि कहते हैं पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ पावर होना चाहिए जो कि डिस्ट्रीब्यूशन करे बिटवीन द पावर, जो पावर को वो डिस्ट्रीब्यूट करे बिटवीन द स्टेट, मतलब जो एक कंट्री है उसमें और उसके नेबरिंग स्टेट्स में, ठीक है। सो दैट की जो बैलेंस जो है वो बना रहे, ठीक है। जो पावरफुल जो कंट्रीज वगैरह भी उनमें जो है कहते जो सभी में है जो बैलेंस बना रहे, ऐसे जो है एक पर्टिकुलर सिस्टम होना चाहिए, सो दैट कि एक कंट्री अगर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रही है तो दूसरी कंट्री जो है उसको बैलेंस करे, ठीक है। तो यही इसमें लिखा है। आगे और भी सारे अलग अलग जो है ऑथर्स के बारे में लिखे हैं, आप सिर्फ एक ऑथर के बारे में लिख देना और किसी एक की जो है डेफिनेशन लिख देना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसकी एग्जांपल लिख देना, मार्टिन राइट की, बैलेंस ऑफ पावर इज़ अ फंडामेंटल लॉ ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। कहते हैं जो मेन लॉ है एक किसका, बैलेंस ऑफ पावर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, ठीक है। क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं जो है पावर पे जो है वो रिवॉल्व करती है, स्ट्रगल फॉर पावर पे रिवॉल्व करती है। तो अगर उसमें बैलेंस होगा पावर में तो जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो अच्छे से वर्क करेगी। तो ये एक फंडामेंटल लॉ है, तो इसको आप जरूर करना, ठीक है, ये वाली डेफिनेशन को। सो हेयर इज़ अ मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। तो कहते हैं हमें पता है कि बैलेंस ऑफ पावर का मतलब है कि हमें जो है एक बैलेंस बनाना पड़ता है दोनों, मतलब जैसे अगर हम कोई भी चीज़ यहाँ पे रख रहे हैं, है ना, एक यहाँ पे एक वेटिंग स्केल है, समझो हम यहाँ पे कोई भी चीज़ रख रहे हैं, इधर एक ये कंट्री है, फॉर एग्जांपल इधर इंडिया है और इधर आप ले लो चाइना है, ठीक है। अगर हम दोनों को एक मतलब इसका वेट जो है मेजर करेंगे तो ऑब्वियस है चाइना का जो है इस तरफ ज़्यादा वेट होगा, क्योंकि ये जो पावरफुल कंट्री है ना इन टर्म्स ऑफ पावर, अगर हम इसको वेट करेंगे तो ये इस साइड ज़्यादा हो जाएगा, है ना। क्योंकि चाइना जो है एज़ कम्पेयर टू इंडिया काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो इसका मतलब है कि इस दोनों में जो है बैलेंस ऑफ पावर नहीं है, है ना, बैलेंस ऑफ पावर नहीं है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि दोनों कंट्री में बैलेंस ऑफ पावर होना ज़रूरी है, वरना वहाँ पे क्या होगी, वॉर लाइक सिचुएशन आएगी। अगर तो दोनों में बैलेंस इक्वल आ रहा है ना, दोनों में इक्वल जो है बैलेंस आ रहा है, तो मीन्स दोनों में जो क्या है, बैलेंस ऑफ पावर है। अगर दोनों इक्वल स्केल पे हैं मीन्स क्या है, इसमें दोनों के पास जो है इक्वल बैलेंस ऑफ पावर, दोनों कंट्री के पास इक्वल बैलेंस ऑफ पावर है। आगे उन्होंने लिखा है, कहते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ वर्ल्ड पीस की। अगर जो हमें वर्ल्ड में पीस चाहिए तो वहाँ पे जो क्या हो, बैलेंस ऑफ पावर हो। अगर बैलेंस ऑफ पावर नहीं होगा तो ऑब्वियस वहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन आएगी ही आएगी, पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर। कहते हैं अगर कभी भी ऐसा हो कि इंटरनेशनल लेवल पे बैलेंस ऑफ पावर जो है डिस्टर्ब हो जाए, देन कहते हैं वहाँ पे वॉर की पॉसिबिलिटीज आ सकती है। तो इसी की वजह से वो बोल रहे हैं कि बैलेंस ऑफ पावर जो है एक असेंशियल कंडीशन जो है मानी जाती है अगर हमें इंटरनेशनल लेवल पे पीस और हार्मनी चाहिए। तो आप इसमें इनमें से बैलेंस ऑफ पावर में से कोई भी जो दो डेफिनेशंस करना ही करना। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए, अगर आपको ठीक ठाक नंबर चाहिए तो आप एक डेफिनेशन कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको सभी डेफिनेशन शो कर देती हूँ, आपको जोन से भी अच्छी लगे आप उनमें से कोई भी दो पिक कर लेना, ठीक है।
तो आप पॉज करके लेना, ठीक है। नेक्स्ट अब हम करेंगे मेथड्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीनिंग और ये डेफिनेशन 2 पेजेस का तो करना ही करना, ठीक है, क्योंकि आपने बैकग्राउंड भी देना है, फिर मीनिंग भी देना है और फिर डेफिनेशंस भी देनी है, ठीक है। तो 2 पेजेस का हो ही हो। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ कंपनसेशन एंड पार्टीशन। तो इन्होंने कंपनसेशन का मतलब होता है कि अगर जैसे मैंने कुछ गलत काम किया है ना, मैंने आपका जो है एक नुकसान कर दिया किसी चीज़ का, है ना, तो मैं बोलूँगी आप मुझे बता दो आपके कितने पैसों का नुकसान हुआ, आई विल कंपनसेट, ठीक है, तो मैं आपको इसकी कंपनसेशन दे दूँगी। सो इसी का मतलब होता है कंपनसेशन एंड पार्टीशन, मतलब किसी भी चीज़ को पार्ट कर देना, मतलब उसको अलग कर देना, पार्टीशन कर देना। सो बेसिकली उन्होंने कहा है कि मैनी स्टेट्स क्या करती हैं, अपनी जो पावर को इन्हांस करने का जो है वो ट्राई करती हैं बाय एक्वायरिंग न्यू टेरिटरीज, नई जैसे कोई छोटी टेरिटरी होगी उस पर जाके अटैक कर देती है। जैसे चाइना ने भी कितनी बार किया है ना, अभी रशिया कर रहा है, ये रशिया ने क्रेमिका को भी जो है काफ़ी टाइम पहले जो है उसको उस पर वॉर उसके अटैक करके उसको ले लिया। अब वो यूक्रेन के साथ भी ऐसा कर रहा है ना, क्योंकि ऑब्वियस है वो छोटी कंट्रीज़ है ना, और उससे कम पावरफुल है ना, तो इस वजह से वो उसके ऊपर अटैक कर रहा है ना, तो ताकि क्या हो, जो बैलेंस है उसकी तरफ ज़्यादा आ जाए, है ना, तो वेट जो है उसकी तरफ ज़्यादा टिल्ट हो जाए, है ना, तो उसकी तरफ जो है वो ज़्यादा पावरफुल वो बन जाए, है ना। ऑब्वियस उसके पास अगर ज़्यादा टेरिटरी होगी तो वो थोड़ा ज़्यादा पावरफुल बनेगा। सो कहते हैं जब वो पावरफुल कंट्री जब भी किसी के ऊपर जो है वो अटैक करती है ना, स्मॉल कंट्री के ऊपर, तो जो दूसरी पावरफुल कंट्री, मतलब उसी जो राइवल पावरफुल, मतलब उसकी दुश्मन पावरफुल कंट्री होती है, वो ये देख नहीं पाती, तो वो क्या करती है, उसको बचाने के लिए पूरा वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाती। तो अंडर सच कंडीशन वो पावरफुल राइवरी क्या करती है, वो क्या करती है, जो स्मॉल नेशंस वगैरह होते हैं ना, उनके जो है वो उनको वेस्ट, मतलब उनको जो है वो ख़राब नहीं होने देती, मतलब उनको जो है वो उस पर अटैक करने नहीं देती, ठीक है। जो पावरफुल कंट्रीज़ के ऊपर अटैक करती है तो वो उसको अटैक नहीं करने देती, तो वो उसको बचाती है, सो दैट कि वो जो है उस पर जो है पावरफुल अटैक ना हो सके, है ना। तो ये नीचे सारी एग्जांपल्स दी हैं जो जितनी बड़ी जो है वो सभी ने एक दूसरे कंट्री को बचाया है। जैसे इस टाइम पे भी यूक्रेन को बचाने के लिए पूरा मतलब ट्राई करना चाहती है अमेरिका, पर वो इसलिए नहीं आगे आ पा रही क्योंकि उसको पता है अगर वो आई तो जो ये वॉर है वो और ज़्यादा डेंजरस हो सकती है ना, और ज़्यादा बढ़ सकती है, इसलिए वो उसको रुकना पड़ रहा है, वो इसलिए वो उसको रुकना। सो सेकंड पॉइंट है अलायंस एंड काउंटर अलायंसेस। तो इसमें अलायंसेस का मतलब क्या होता है कि जब हम एक कंट्री दूसरी कंट्री से या 2-3 और कंट्री से जो एक जो अलायंस बनाए, ग्रुप बनाए, अपना हाथ मिलाए अपना, तो उसे हम बोलते हैं इन सभी कंट्रीज ने क्या बनाई हुई, अपनी अलायंस बनाई हुई है। तो कहते हैं ये अलायंस बेसिकली क्या करते हैं कि मतलब अपना जैसे फॉर एग्जाम्पल अब ये 4 कंट्रीज़ हैं, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कोई एक और कंट्री और ले लो, ईरान ले लो, तो समझो इन सभी का मतलब इंडिया को छोड़ो, इंडिया की जगह इसमें कतर ले लो, ये 4 मुस्लिम कंट्री ले लो, तो इन सभी 4 मुस्लिम कंट्रीज़ का क्या है, एक कॉमन इंटरेस्ट है। तो वो क्या करेंगे, जाके मतलब एक अपना अलायंस बना लेंगे कि हम चारों कंट्रीज़ इकट्ठे रहते हैं, ठीक है। तो कहते क्या होता है, अगर तो नेशंस जो है टू मेक अबंडेंट एंड रीमेक अलायंस डिपेंडिंग अपॉन देयर एंड, कहते वो क्या करते हैं, नेशन जो है अपनी अलायंस तोड़ते रहते हैं, बनाते रहते हैं एज पर देयर इंटरेस्ट। जब उनका जो है नया इंटरेस्ट बनता रहता है, वो अपनी पुरानी या फिर तोड़ देंगे, नई अलायंस बना देंगे। बेसिकली उन पर इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है कि अब वो कौन सा इंटरेस्ट उसकी कंट्री का है। तो कहते हैं इस प्रोसेस को ही हम बोल देते हैं अलायंसेस एंड काउंटर अलायंसेस, ठीक है। तो कहते हैं हिस्ट्री में आपने देखा है कि कैसे यूरोप इज़ फुल ऑफ दीज अलायंसेस। कहते हैं जब भी वर्ल्ड वॉर 1 हुई, 2 हुई, तो आपने देखा है कि कैसे जो यूरोप में है, यूरोप ने काफ़ी सारी अलायंसेस बनाई हुई थी, काफ़ी सारी। तो कहते दीज अलायंसेस एंड काफ़ी सारी उसने अलायंसेस बनाई हुई थी, ठीक है। तो जब भी कोई भी एनी नेशन बिकेम अ थ्रेट टू द बैलेंस ऑफ यूरोप, द अदर नेशन फॉर्म्ड एन अलायंस अगेंस्ट इट। अभी कहते हैं अगर समझो यूरोप ने जो है अपनी 4 नई कंट्रियों के साथ जो है वो रिलेशन बनाया हुआ है ना, रिलेशन बनाया हुआ है, तो अगर उनको लगा कि चारों कंट्री को अब जो है इसके ऊपर जो खतरा आने वाला है, यूरोप पे जो है अटैक होने वाला, तो वो क्या करते हैं, इसके ऑपोजिट जो है, इसके अगेंस्ट जो है अपनी लाइंस किसी और कंट्री के साथ बना लेते। समझो इस पर रशिया अटैक लगने लग पड़ा है ना, रशिया जो है इस पर अटैक करेगा, तो ये क्या करेंगे, अपनी अलायंस जो है इसके अगेंस्ट रशिया के साथ बना लेंगे, सो दैट इनको कुछ ना हो। तो इसको हम बोलते हैं काउंटर अलायंस, ठीक है। तो कहते हैं लाइन्स कैन बी ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव। कहते हैं लाइन्स ऑफेंसिव भी हो सकती है एंड डिफेंसिव भी हो सकती है एज पर देयर इंटरेस्ट, ठीक है। कई बार क्या होता है, कहते हैं इन अलायंसेस की वजह से वॉर्स वगैरह भी हो सकती हैं, तो ये कई बार खतरा भी बन जाती हैं, ये सारी जो है अलायंस हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट है आर्मेंट एंड डिसआर्मेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कहते हैं कई बार क्या होता है, ये दोनों चीज़ें जो हैं बैलेंस ऑफ पावर का अच्छा सा काम करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कहते हैं क्या हो रहा है कि सारी मतलब एक कंट्री जो है बड़ी ज़्यादा पावरफुल हो रही है, बड़ी ज़्यादा पावरफुल होगी, समझो यूएसए जो है बड़ी ज़्यादा पावरफुल होगी, इतनी ज़्यादा पावरफुल होगी कि उसका जो है कोई मुकाबला कर नहीं सकता। तो बाकी सारी कंट्रीज़ भी क्या करेंगी, अपने जो आर्मिनेशन वगैरह आर्म्स वगैरह हैं वो उसको और ज़्यादा बनाने इंक्रीज़ कर देगी, ठीक है। चाहे चोरी बनाए थे, जो जैसे मर्जी करके बनाई, चाहे उस पर सैंक्शन में लग जाए फिर भी वो बनाए, तो ऐसे क्या हो गया, दोनों पावरफुल बन गई। अब इन दोनों में क्या आ गया, बैलेंस आ गया, ठीक है। तो ये हमारी आर्मेंट की जो है बैलेंस ऑफ पावर वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी दूसरे केस डिसआर्मेंट के केस में हम चलते हैं। इसमें क्या होगा,
जब यूएसए और समझो यूएसए जो है अब बड़ा ही ज़्यादा पावरफुल हो गया, ठीक है। अब उसने देखा जो दूसरी कंट्री है वो भी बड़ा ही ज़्यादा पावरफुल हो रही है, तो अब उसने कहा कि चलो अगर हम और पावरफुल बनते हैं तो कल को वॉर लाइक सिचुएशन हो सकती है। तो यूएसए ने कहा कि चलो क्यों ना हम जो है डिसआर्ममेंट की जो है पॉलिसी बनाते हैं, सो दैट की जो है सारे जो है अपने वेपन्स जो है आज के टाइम पे उन्होंने एक्ट्स वगैरह चलाए हुए हैं जिसके एक्ट की वजह से जो है सारी कंट्री जो है न्यूक्लियर वेपन्स बनाना जो कम कर रही हैं, ठीक है। जो जो उसमें साइंड है वो क्या करेंगे, इतने ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। जैसे नॉर्थ कोरिया, ईरान, ये दोनों इस कंट्री में नहीं है क्योंकि ये दोनों फिर भी जो है न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करते ही रहते हैं, ये बंद नहीं हुए। जबकि इन्होंने सभी ने साइन किया हुआ है कि नहीं ये हार्मफुल है तो हम क्या करेंगे, इसको बनाना बंद करेंगे, पर इन्होंने नहीं किया, तो ये इन पर काफ़ी सारे जो है यूएसए ने सैंक्शन लगा दिए हैं। तो ये दोनों जो हैं पार्ट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके लिए, बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है ये रहा साल्ट 1 एंड साल्ट 2, ठीक है। ये जो स्टेप्स, वेरियस स्टेप्स जो है लिए गए हैं ताकि जो है ये डिसआर्ममेंट की पॉलिसी कम हो सके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरवेंशन एंड नॉन इंटरवेंशन। कहते हैं इंटरवेंशन और नॉन इंटरवेंशन भी जो है एक अच्छा मेथड है फॉर द बैलेंस ऑफ पावर। तो कहते हैं कई बार क्या होता है, जैसे ये 2 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, और इस वाली समझो यूएसए ने अपनी 4 अलाइंसेज बनाए हुए हैं अलग अलग कंट्री से। तो अगर अलाइज को ऐसे लगे कि भी नहीं उनका इंटरेस्ट चेंज हो गया तो उन्होंने किसी और कंट्री के साथ जाकर अलाइज कर ली, किसी और कंट्री के साथ जो है वो हाथ मिला लिया। तो कहते हैं यूएसए क्या कर सकता है, इनकी डोमेस्टिक इंटरफेयर्स में जाके, डोमेस्टिक अफेयर्स में जाके इंटरफेयर कर सकता है, सो दैट कि वहाँ पे जो है वो मतलब इंटरफेयर कर सकता है इन केस दैट फॉर एग्जांपल वहाँ पे जो उनको जो है समझो वहाँ पे इकोनॉमी जो काफ़ी डाउन है, तो वो इंटरफेयर करके क्या कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, ठीक है, एमएनसीज वगैरह भेज सकता है, तो ऐसे कर सकते हैं। इसकी वजह से जो है कहते हैं वो वहाँ पे गुड फ्रेंडली रिलेशन बना सके इंटरफेयर करके, सो दैट वो जो दोबारा जो उसको लॉस्ट हुआ है कि उसके लाइफ वहाँ से छोड़ के चले गए हैं तो वो दोबारा जो है उनको गेन कर सके। तो इसलिए कहते हैं इंटरवेंशन भी जरूरी है। अब नॉन इंटरवेंशन कैसे जरूरी है, नॉन इंटरवेंशन भी कहते हैं ऐसे जरूरी है जैसे किसी के डोमेस्टिक अफेयर्स हैं, ठीक है, अगर हम उसमें ज़्यादा दखल ना दें, ठीक है, अगर हम वहाँ पे टीका मतलब उसमें न्यूट्रल रहें, जैसी भी सिचुएशन में उस पर न्यूट्रल रहें, ठीक है, और कैसी भी सिचुएशन चल रही है उसमें वहाँ पे न्यूट्रल रहें, तो भी तो क्या होता है कि वो नॉन इंटरवेंशन जो पॉलिसी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी रह सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब यूक्रेन और रशिया में वॉर हो रही है, तो जो यूएसए यूक्रेन में जाकर इंटरफेयर कर सकता है, पर वो नहीं कर रहा, क्योंकि वहाँ पर अगर वो इंटरफेयर करेगा तो उसकी सिचुएशन और भी ख़राब हो सकती है। इसलिए उसने कौन सी उसने पॉलिसी बनाई है, नॉन इंटरवेंशन की, सो दैट की जो है अब वहाँ पे न्यूट्रल सिस्टम रहे, ठीक है। अगर वो चला गया तो वॉर और बढ़ जाएगी, इसलिए वो वहाँ पे नॉन इंटरवेंशन की जो है पॉलिसी यूज़ कर रहा है। तो कहते हैं ऐसे कितनी बारी हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी ऐसा हो, ब्रिटेन ने इंटरफेयर किया था किसमें, ग्रीस में, ताकि क्या हो वो जो है कम्युनिस्ट पार्टीज़ के हैंड में ना चला जाए, ठीक है। ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं, आपको जोन सी अच्छी लगे वो आप कर लेना, ठीक है। अभी जो हमारा 6 पॉइंट है वो है डिवाइड एंड रूल पॉइंट, ठीक है। तो आपको पता है डिवाइड एंड रूल जो है वो काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है ना। इसमें क्या होता है, टाइम से जो है डिवाइड एंड रूल जो है वो चलता है। जो ब्रिटिशर्स भी जब आए थे हम इंडिया के ऊपर जो है वो राज करने आए थे, तब भी जो है उन्होंने किसकी वजह से जो है वो इतनी टाइम राज करके, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की वजह से। डिवाइड एंड रूल की वजह से क्या करते हैं, मतलब अब जैसे कोई भी बड़ा मतलब बड़े एरिया के जो है नेशंस हैं, ठीक है, उन पे जो है कंट्रोल करना है किसी को, तो वो जो है कैसे कंट्रोल करेंगे उसको, मतलब अगर उस पर जो है वो कैसे, मतलब अगर उन्होंने उस पर राज करना है ना, उस पर रूल करना है, तो उनको कोई तो ऐसी पॉलिसी चाहिए जिसकी वजह से वो उस पर राज कर सकें, है ना। तो वो क्या यूज़ करते हैं, जो राइवल कंट्रीज़ है, वो जो राइवल कंट्री है वो यूज़ करती है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। मतलब अगर जैसे ये कंट्री है समझो एक, इस पे ये काफ़ी बड़ी कंट्री, उसको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया पे भी जो है आपने सुना होगा कि जो ब्रिटेन लोगों ने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चला दी थी। उनको पता था कि इतने ज़्यादा इसकी पॉपुलेशन, इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे, क्योंकि उस तब क्या इतने ज़्यादा लोग वो हो गए थे, ब्रिटिशर से क्या हो गए, इतने ज़्यादा अक गए थे कि वो सभी ज़्यादा मिलकर क्या कर रहे थे, एकजुट होकर उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि क्यों ना हम डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चलाते हैं, मतलब अगर हिंदू मुस्लिम सिख पता नहीं उस टाइम, तो हिंदू मुस्लिम में क्या करो, एक दुश्मनी पैदा कर दो, सो दैट कि वो अपने में लगे रहें और हम जो है रूल करते रहें। तो वो यूज़ करते हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कि ये दोनों कंट्रीज़ हैं ये आपस में लड़ते रहें और हम क्या है इसको लूटपाट करते रहें और अपने मज़े लेते रहें। तो ये यूज़ करते हैं कि जब कहते हैं ओपोनेंट जो है कंट्री काफ़ी ज़्यादा बड़ी लेवल की हो, और जो है उस पर बैलेंस बनाने के लिए वो क्या करते हैं, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलाते हैं। सबसे पहले जो है कहते हैं ये पॉलिसी रोमन्स लोगों ने चलाई थी, ताकि वो क्या करें, ताकि वो कंट्रोल कर सके, और उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स ने ये पॉलिसी यूज़ की। तो कहते हैं तो इंडिया भी वन ऑफ देम था जो ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का जो है वो शिकार बना था। सो नेक्स्ट पॉइंट,
बफर स्टेट और बफर जोन। बफर स्टेट मतलब होता है कि जो बड़ी पावरफुल कंट्रीज़ में जो सेंटर वाला जो है एक कुशन का काम करे, जो वो मतलब वॉर को रोकने का काम करे, उसे हम बोलते हैं बफर स्टेट जोन। तो कहते हैं समटाइम क्या होता है, दो पावरफुल कंट्रीज जो होती हैं, ठीक है, तो उनमें जो एक सेंटर में एक न्यूट्रल जोन बनाते हैं सो दैट कि जो है वहाँ पे वॉर वगैरह ना हो, उनमें जो है बैलेंस बना रहे, मेंटेन क्या करते हैं, बैलेंस ऑफ पावर जो है उनमें बैलेंस जो है बना रहे, ठीक है। बफर्स आर द एरियाज विच आर वीक विच पोजेसेस कंसिडरेबल स्टेट इंपॉर्टेंस ऑफ टू और मोर स्ट्रॉन्गर पावर। तो कहते हैं बफर एरिया वो एरिया होता है जो कि वीक होता है और जो क्या करे, दो राइवल्स कंट्रीज, पावरफुल कंट्रीज है, उनको जो है वो रोकने का काम करे। तो बेसिकली ये एक क्वेश्चन का काम करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल उन्होंने काफ़ी सारा दिया है, आप एक इजी सा एग्जांपल लिख देना कि जैसे चाइना और इंडिया में कौन बफर स्टेट का काम करता है, नेपाल बफर स्टेट का काम करता है, कि नेपाल इतनी पावरफुल कंट्री भी नहीं है और स्टिल वो दोनों में जो है एक मतलब अगर तो वो डायरेक्ट होंगे, जैसे चाइना और इंडिया समझो ऐसे डायरेक्ट है ना, तो वो वॉर लाइक सिचुएशन बनती रहेगी, जैसे सियाचिन ग्लेशियर पर बनती है ना, क्योंकि वहाँ पे सेंटर पर कोई है नहीं, तो वो आगे आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। फिर ये भी बोलते हैं कि आप हमारे टेरिटरी में क्यों है, तो लड़ाई होती रहती है, तो वो यहाँ से भी घुस सकता था, यहाँ पर भी लड़ाई हो सकती है, पर सेंटर में क्या आ जाता है, नेपाल आ जाता है, जिसकी वजह से वो बफर स्टेट बन जाती है और इन दोनों कंट्रियों में जो है वो लड़ाई नहीं होती। तो आप ये वाली जो है डेफिनेशन जरूर लिख देना, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो इसको ऐसे बोल्ड करके ऑथर का चाहे नाम हो चाहे ना हो, तो आप ऐसे लिख देना अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो वहाँ पे लिख देना बफर स्टेट्स आर ऑफ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ देयर कुशनिंग इफेक्ट बिटवीन ग्रेट पावर। जैसे हम सेंटर में क्वेश्चन रख के इधर कुछ मार रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए कह रहे हैं हम कि क्वेश्चन स्टेट का काम कर रहा है कि यहाँ से जो अगर हम कुछ करेंगे तो इंडिया, या यहाँ से हम कुछ करेंगे तो चाइना तक कोई भी ऐसा कुछ काम खराब नहीं होगा, ठीक है। 7 पॉइंट है बैलेंस और होल्डर ऑफ बैलेंस। तो कहते हैं कैसे जो है एक कंट्री भी जो काम कर सकती है, बैलेंसर का काम कर सकती है और होल्डर का काम कर सकती है, किसमें, टू पावरफुल कंट्रीज, टू वॉर लाइक जिसमें पावरफुल कंट्रीज, उसमें जो है एक बैलेंस का क्रिएट करने का जो है काम कर सकते हैं। कहते हैं जब दो नेशंस ऐसे हों जो बड़े ज़्यादा जो दुश्मनी से भरे हों, तो एक कहते हैं तीसरी कंट्री एक ऐसी होनी चाहिए जो इन दोनों में जो है एक अलूफ साइड रोल भी प्ले करे, मतलब जो इन दोनों के साथ मतलब अलग भी रहती हो और दोनों के बीच में जो बैलेंस का काम भी कर सकती हो, ठीक है। तो कहते हैं उसको ज़्यादातर जैसे कार्ल फ्रेडरिच ने उसको क्या बोला है, लाफिंग थर्ड पार्टी, कि थर्ड पार्टी ये जो ऐसी है जो इन दोनों के साथ इतना अच्छा रिलेशन भी नहीं है, बट ये इन दोनों में क्या कर सकती है, एक बैलेंस क्रिएट कर सकती है इन दोनों के बीच भी। तो कहते हैं ये क्या करती है, जनरली ये बैलेंसर क्या करता है, मतलब अपने आप को अलूफ, अपने आप को एक साइड पे भी रखता है दोनों कंट्रीज में, और अगर ज़रूरत पड़े तो वो क्या करता है, बट इन केस इट सीज दैट वन कंट्री और ग्रुप इज़ क्वाइट वीक, तो ये क्या करता है कि अगर तो उसको लगता है कि जो अदर कंट्री है वो काफ़ी वीक है और जो है उसको उस पर जो है वो दूसरी वाली, अगर ये दो कंट्री है समझो ये वाली बड़ी वीक है, तो उसको लगता है कि ये वाली कंट्री जो है इसके ऊपर ज़्यादा हैवी हो सकती, ज़्यादा पावरफुल मतलब ज़्यादा हावी हो सकती है, तो वो क्या करेगा, इसको जाके हेल्प करेगा सो दैट दोनों में बैलेंस बना रहे, तो ये बैलेंसर का काम करेगा। वैसे वो इन दोनों में कोई साथ भी नहीं देगा, बट अगर इसको ज़रूरत लगे कि ये भी इसके साथ अत्याचार हो रहा है, इसके साथ गलत हो रहा है, तो वो उसको जाके हेल्प करेगा। ऐसे किसने किया था, ऐसे किया था सेकंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए ने, जब उसको लगा कि एक साइड जो है हल्की हो रही है, ठीक है, या फिर ये चीज़ ठीक नहीं हो रही, तो वो क्या करेगा, आके उसको हेल्प करेगा। जैसे ग्रेट ब्रिटेन ने वर्ल्ड वॉर 1 में जो है यूरोप की जो हेल्प की थी, सो दैट कि ये जो है ठीक रहे, ठीक है, उस पर जो है लड़ाई ना हो। तो ये एज अ बैलेंसर भी काम करते हैं कई कंट्रीज़। सो द लास्ट इज़ डोमेस्टिक मेथड। डोमेस्टिक मेथड भी है जो क्या कर सकता है, एक बैलेंस जो है क्रिएट कर सकता है। कैसे, तो अगर कहते हैं किसी कंट्री को ऐसा लग रहा है कि जो अगर बैलेंस मतलब अगर ऐसे किसी को लग रहा है कि बैलेंस ऑफ पावर जो ज़्यादा पावर हो किसके पास से टिल्ट हो गई है, अदर कंट्री के पास टिल्ट हो गई है, मतलब एक तरफ ज़्यादा टिल्ट हो गया है, तो वो क्या करेगा कि अपने जो है किसी और की हेल्प लेने की बजाय वो ऐसा भी कर सकता है कि जो अपनी डोमेस्टिकली जो इम्प्रूव कर सकता है कंडीशंस को, कैसे वो अपनी इकोनॉमी एक्सपेंड करेगा। इकोनॉमी एक्सपेंड होने से उसके पास पैसा आएगा, और पैसे से वो क्या करेगा, नए आर्म्स वगैरह खरीदेगा, नए टैंक्स वगैरह, अपनी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग करेगा, सो दैट कि जो उसका मुकाबला लेवल का वो कर सके, नई साइंटिफिक प्रोग्रेस करेगा, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी जो है वो लाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो अपनी कंपलसरी मिलिट्री सर्विस जो है वो उसको इन्हांस करेगा, सो दैट कि जो है वो दोनों बैलेंस पे आ सके, तो अपनी डोमेस्टिक मेथड से वो इंक्रीज़ करेगा। सो दैट्स इट, दीज आर द वेरियस मेथड ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। तो ये मेन टॉपिक है, आप इसको ज़रूर करना, इसको छोड़ना मत। एंड आई होप ये आपको अच्छे से समझ लगा हो। अगर ये आपको अच्छे से समझ लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। कितना का टाइम लगेगा है ना, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही कि नहीं। और अगर कोई टॉपिक है जो आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है फॉर योर एग्जाम्स, दैन प्लीज़ कमेंट इट डाउन। आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो एज सुन एज पॉसिबल, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, and thanks for watching.